हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, ये वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो हम लोग चैप्टर का न्यूमेरिकल लगा रहे थे ना, उसका आपको 2 वीडियो आपको मिल चुका है। तो आज ये उस चैप्टर का न्यूमेरिकल का ये तीसरा वीडियो है और आज की क्लास में हम सभी लोग क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर के आगे लगाने वाले हैं। और आप लोग एक रफ कॉपी रखिए, साथ साथ में क्वेश्चन का खुद प्रैक्टिस करिए। उसके बाद देखेंगे आपको क्वेश्चन लगाने में कितना मज़ा आ रहा है। तो क्वेश्चन का आनंद लीजिए, बढ़िया तरीके से लगाइए। अब आपको क्वेश्चन थोड़ा सा बड़े मिलेंगे भाई। हमने स्टार्टिंग पहले वीडियो में बहुत सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चंस लगाए। अब दूसरे वाले में उससे थोड़ा बड़ा, अब तीसरे वाले में नॉर्मल मिलेंगे, बड़े छोटे सब कुछ मिलने वाले हैं ना। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया होगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संलग्न चित्रों ए व बी में समान रूप से आवेशित 3 कण ए बी व सी दिखाए गए हैं। कण ए द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल 2 × 10⁻⁶ न्यूटन है। प्रत्येक चित्र में ज्ञात कीजिए कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल, दूसरा कण बी पर नेट बल। तो आपको 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक ना। चित्र आपके सामने बन गया है। तो मैं आपको वो चित्र जो है आपको मैं समझा रहा हूँ भाई। देखो ज़रा, आपको दिया हुआ यहाँ पे ए, यहाँ पे दिया हुआ है बी। क्वेश्चंस आपका दिखे भाई बढ़िया से, थोड़ा सा मैं इसको और पास में कर दूँ। यहाँ पे मैं ए लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे बी लिख रहा हूँ और यहाँ पे सी लिख रहा हूँ। पहले क्वेश्चंस को हम लोग अलग लगाते हैं। तो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस दिया है 0.015 मीटर। ये डिस्टेंस दिया हुआ 0.015 मीटर। और बी और सी के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ये वाला जो डिस्टेंस है 0.010 मीटर। ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक ना। ये फिगर में आपको दिया हुआ है। कह रहा है कि समान रूप से आवेशित 3 कण, तीनों कण क्या है, समान रूप से आवेशित है। मतलब जितना आवेश ए पर है उतना आवेश बी पर है, उतना ही आवेश सी पर है, समान रूप से आवेशित। तो मान लेता हूं मैं कि ए पर अपना क्यों आवेश है, बी पर भी क्यों आवेश है और सी पर भी क्यों आवेश है। यही क्वेश्चन कह रहा है ना भाई कि ए व बी में समान रूप से आवेशित 3 कण ए बी व सी दिखाए गए हैं। कण ए द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल। अब ए के कारण बी पर बल आपको दिया हुआ है, एफ का मान दिया हुआ है, ठीक ना। ए के कारण बी पर आपको बल दिया है। अच्छा, ए और बी के बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है। बल पता चल गया, डिस्टेंस पता चल गया, तो ए और बी पर कितना आवेश है, वो आवेश हुआ तो हम लोग निकाल ही सकते हैं ना, निकाल सकते हैं। अच्छा, कौन से नियम से? कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या है? कूलाम का नियम है F बराबर K Q1 Q2 बटे R²। यही तो है ना कूलाम का नियम। अब बस मान रखना है। देखो मान कैसे रखते हैं। F की जगह पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 2 × 10⁻⁶ न्यूटन, 2 × 10⁻⁶ न्यूटन। K की जगह पे 9 × 10⁹, Q1 की जगह पे Q, Q2 जगह पे Q, R की जगह पे 0.015 का होल स्क्वायर। बस दोस्तों, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको ए और बी पर आवेश निकल के आएगा। हमको ए और बी पर आवेश निकल के आएगा। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए देखो कैसे सॉल्व करते हैं। ये देखो पूरा मिलाकर के 15 का वर्ग होता है 15 15 225। कितना होगा? 15 15 225। कितने अंक दशमलव लगेगा? 3 3 3 6, 1 2 3 4 5 6, इतने अंक पे दशमलव लगेगा। इतना एक बार लिख दूं मैं। 2 × 10⁻⁻⁶, ये प्लस है, घात इधर आएगा तो -9, ये 9 गुणा है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 9 बराबर Q² बटे। अच्छा, अब देखो मैं इसको एक बार लिख ही दूँ, आपको सुविधा के लिए लिख रहा हूँ ना, 0.0000225। नहीं तो मैं इसको लिखता डायरेक्ट 225 × 10⁻⁻⁶ लिखता। अब लिख सकता हूँ ना। देखो दशमलव को हमें किधर ले जाना है? पीछे, ठीक है। इधर लेकर आता है तो आगे 1 2 3 4 5 6, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 2 5 यानी 225 × 10⁻⁻⁶। ये देखो इधर आ जाएगा ना, तो अपना क्या हो जाएगा 9 6 15,
2/9 गुणे 10 की घाते -15 गुणे ये 225 गुणे 225 गुणे 10 की घाते -6 बराबर क्यू स्क्वायर। अब ये 9 से कटेगा भाई, 9 दूनी 18, 4 22, 9 से कट जाएगा। 9 दूनी 18, 4 22, 9 दूनी 18, 4 22, 4 9 5 45, ठीक ना। कितना आ गया अपना 25। 25 और 2 का गुणा कर देंगे, 25 दूना 50, 50 गुणे 15 और 6 21, 10 की घाते -21 बराबर क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 5 गुणे 10 की घाते -20। क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 5 गुणे 10 की घाते -20 आ गया, ठीक ना। चलो भाई इतना समझ में आ गया आपको। अब दोस्तों जब इतना हो गया ना, अब जब इतना हो गया, अब पता हम लोग क्या करेंगे। अब हमें ये पता चल गया कि इस पर आवेश और इस पर आवेश का गुणनफल इतना है, ठीक। इनके बीच का डिस्टेंस ये पता चल गया हमको क्वेश्चन में कह रहा था कि कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित बल। अब इस सी के कारण इस बी पर बल निकाल सकते हैं ना, सी के कारण बी पर बल निकाल सकते। देखो सी के कारण बी पर बल निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, बल निकालने के लिए आवेश का गुणनफल चाहिए, आवेश का गुणनफल मिल गया। इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस हमको पता है, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो भाई अब हम इसको निकालते हैं, तो हमारा ये पहला सवाल अब आपके सॉल्व होने जा रहा है। अभी पहला सॉल्व नहीं हुआ ना, अब पहला सॉल्व होने जा रहा है। क्वेश्चन को देखो मैंने हटा दिया है, क्वेश्चन अब हट गया होगा। तो अब आप जो फार्मूला पहले बार लिख दूँ, फार्मूला क्या लगा दूँ, F बराबर के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। हमको क्या चाहिए, F चाहिए। F बराबर के की जगह पे 9 गुणे 10 की घाते 9। Q1 Q2 का मान सेम है, तो मैं बार लिख दूँ Q1 की जगह पे Q, Q2 जगह देखो Q बटे R, इनके बीच की दूरियाँ 0.010 का होल स्क्वायर। F बराबर देखो दोस्तों ध्यान से देखो एकदम, 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे क्यू स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर का मान है 5 गुणे 10 की घाते -20। 5 गुणे 10 की घाते -20 क्यू स्क्वायर का मान है, बटे गुणा। देखो जरा यहाँ पे एक के बाद 0 लगा, उसका कौनो मतलब नहीं होता, उसका कोनो मतलब होता है, कौनो मतलब नहीं होता। तो अब अगर हम देखें तो हमारा केवल 1 है, 1 का गुणा 2 बार करेंगे तो 1 है होगा। तो 1 हुआ कितने अंक पे, 0.224 अंक पे, 1 2 3 4, ये देखो इतना हो गया। तो यह बराबर क्या निकल के आया, 9 5 45, 45 गुणे 19, यहाँ पे 20, यहाँ पे 9 माइनस हो जाएगा, 10 की घाते -11 बटे 1 गुणे 10 की घाते -40 सकते ना इसको, 1 गुणे 10 घाते -4, पीछे जाएगा दशमलव घात माइनस में, आगे आएगा तो प्लस में, तो यह बराबर 45 गुणे 10 की घाते -11 माइनस से ऊपर जाएगा तो +4 जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 45 गुणे 10 की घाते -7। अब हमें 4.5 आंसर होना चाहिए ना भाई, 4.5 होना चाहिए, वैज्ञानिक संकेतन में अपना आंसर होना चाहिए। 4.5 गुणे 10 की घाते -7, तो अपना आंसर हो जाएगा 4.5 गुणे 10 की घाते -6 न्यूटन। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ये अपना पहला वाला आंसर हो गया। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुआ ना कि किस तरीके से लगाया गया। चलो अब देखो इसमें क्या पूछ रहा था कि कण द्वारा, अच्छा प्रत्येक चित्र में, तो ये हमारा अभी पहले वाला चित्र में लगाया, ए वाला लगाया, ये हमने क्या लगाया, अभी हमने ए वाला लगाया ना। अच्छा अब इसी देखो इसमें क्या कह रहा था भाई आपसे कि कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल तथा कण बी पर नेट बल। तो मैं ए वाले में 2 क्वेश्चन पूछ रहा है ना, अगर आप क्वेश्चन मैंने हटा तो दिया है फिलहाल, लेकिन थोड़ा सा पीछे करके आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको दिखा है कि पहले वाले में कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित बल और कण बी पर नेट बल, तो कण बी पर हमें नेट बल भी निकालना है। चलो देखो कण बी पर नेट बल कैसे निकालेंगे, तो पहले का दूसरा हम निकाल रहे हैं ना। पहले वाले सवाल में 2 सवाल पूछा हुआ है, ये पहले का पहला हो गया। अब मैं दूसरा सवाल यहाँ पे कर दे रहा हूँ, पहले का दूसरा। बी पर नेट बल पूछ रहा है, इसके कारण इस पर कौन सा बल लगेगा, तो आप बोलोगे प्रतिकर्षण बल। दिशा आपका कुछ इधर हो जाएगा, ये देखो दिशा, ठीक है।
इसके कारण इस पर कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। क्यों प्रतिकर्षण बल? क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दिशा इधर हो गया। ठीक, तो एक बल इधर, एक बल इधर, तो दोनों बल अलग अलग डायरेक्शन में हैं। जब अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं ना, तो परिणामी क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो बिंदु बी पर नेट बल, बिंदु बी पर जो अपना नेट बल आएगा, बिंदु बी पर नेट बल, तो नेट बल F बराबर क्या हो जाएगा? या F डैश मान लो, ठीक है ना, F डैश। अब ध्यान से देखो दोस्तों, ये जो हमने निकाला हुआ है कि C के कारण B पर बल, ये जो C के कारण B पर बल, ये वाला मान, और जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था ये वाला क्या था कि A के कारण B पर बल, दोनों में कौन ज़्यादा है? ध्यान से देखो, ये 4.5 गुणे 10 की घाते -6, ये 2 गुणे 10 की घाते -6। जाहिर सी बात है ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है। बड़े वाले में से छोटे को घटा देते हैं, यही ना, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं। आओ घटाते, जरा घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 4.5 गुणे 10 की घाते -6 माइनस 2 गुणे 10 की घाते -6। घटा क्यों रहे हैं? क्योंकि दोनों बल अलग अलग दिशा में लग रहे हैं। एक ही दिशा में लगते तो जोड़ देते। तो F डैश बराबर क्या हो गया मेरे भाई? F डैश बराबर देखो, घटा दो, 4.5 में से 2 घटाओगे ना, 2.5 हो जाएगा। 2.5 गुणे 10 की घाते -6 न्यूटन। तो ये पहले वाले फिगर में 2 क्वेश्चन पूछा था, पहले वाले फिगर में 2 क्वेश्चन पूछा था। पहला आंसर ये हुआ, दूसरा आंसर ये हुआ। अब जो दूसरा वाला फिगर है, दूसरे वाले फिगर में भी 2 क्वेश्चन है, दूसरे वाले फिगर में भी क्या है? 2 क्वेश्चन है। अब देखो फिगर, देखो क्या था फिगर, मैं आपको ये लिए यहाँ बना दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो, ऐसे यहाँ पे A लिखा हुआ है, यहाँ पे B लिखा हुआ है, और यहाँ पे C लिखा हुआ था, ठीक ना। यहाँ से यहाँ के बीच का ये देखो। अच्छा, यहाँ पे आपको डिस्टेंस 0.015 मीटर, यही ना, 0.015 मीटर, 0.010 मीटर, ये देखो, ठीक। अब देखो हमसे क्या पूछ रहा है? कण C द्वारा कण B पर आरोपित बल, कण C द्वारा कण B पर आरोपित बल। देखो वही चीज़ आएगा ना, अभी जो मैंने सॉल्व किया है, तो ये जो हमने निकाला हुआ है, ये जो बल है कण C द्वारा कण B पर आरोपित बल, तो जो आवेश यहाँ पर है वही आवेश तो यहाँ पर भी होंगे, समान आवेश हैं, हमने क्यों मान लिया। तो अब आप बिना डायरेक्टली, मतलब बिना सॉल्व करे डायरेक्टली कह सकते हो कि C के कारण B पर जो आरोपित बल होगा 4.5 गुणे 10 की घाते -6 न्यूटन होगा। क्यों? क्योंकि आवेश वही है, दूरी वही है। देखो आवेश वही, क्यों गुणे क्यू स्क्वायर का मान वही आएगा, दूरी वही है तो मान वही आएगा, ठीक ना। तो आप डायरेक्टली इसको करना ही नहीं है, डायरेक्टली देख के बताना है। अगर यहाँ पे हमने किया तो अपनी बेवकूफ़ी होगी ना भाई, अपनी बेवकूफ़ी होगी कि नहीं। क्या आ जाए यार, दुनिया भर का काम कर रहे ना, काम करने की यहाँ पे ज़रूरत हमको नहीं है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमने जो यहाँ पे हमें काम करना है, वही काम जो हमने यहाँ पे किया हुआ है वही काम तो यहाँ भी करना है, ठीक है। तो अब इस वाले फिगर में जो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन बोले तो कि इस B पर नेट बल, इसको समझो भाई, B पर नेट बल कैसे निकालेंगे। अच्छा, इस वाले प्लस के कारण इस वाले प्लस पर कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल, दिशा इधर। इस वाले प्लस के कारण इस वाले प्लस पर कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल, दिशा इधर। एक बल की दिशा इधर, एक बल की दिशा इधर। इस वाले के कारण इस पर जो बल है वह क्वेश्चन वाला दिया हुआ है कि 2 गुणे 10 की घाते -6। इस वाले के कारण इस पर जो बल का मान निकालेंगे ये आएगा मान। तो दोनों बल अलग अलग दिशा में हैं, घटाएंगे नहीं, लेकिन कोण पर हैं। अब की बार क्या है? कोण पर हैं। और कितने कोण पर हैं? 90 अंश पर हैं। तो इन दोनों का परिणामी निकालने के लिए कर्डी वाला फार्मूला, इन दोनों का परिणामी निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए? कर्डी वाला फार्मूला चाहिए। तो B पर नेट बल F डैश बराबर कर्डी में F, इसको भी मैं F लिखें, F1 नाम दे रहा हूँ, इसको F1, इसको नाम F2 दे दिया। F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F2 cos 90 अंश। cos 90 अंश का मनवा जनबे करते होगे, cos 90 अंश का मनवा 0, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या हो गया? 0 हो गया। तो बचा क्या? आपका
बचा आपका एफ डैश बराबर करड़ी में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। एफ डैश बराबर करड़ी में F1 का मान 2 गुणे 10 की घाते माइनस 6 प्लस F2 का मनवा 4.5 गुणे 10 की घाते माइनस 6। तो एफ डैश बराबर जोड़ दो, 4 में 2 जोड़ोगे 4 2 6, 6.5 गुणे 10 की घाते माइनस 6। तो माइनस 6 का वर्गमूल -3 और 6.5 का यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा। अच्छा वो यार स्क्वायर है ना, मैंने स्क्वायर रखा ही नहीं। वाह अभी देखो मैं भी कमाल कर रहा हूँ यार। ठीक है, ये स्क्वायर प्लस ये वाला स्क्वायर, जब स्क्वायर कर देंगे 2 का स्क्वायर 4 गुणे 10 की घाते -12, 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर भाई मैंने 20-25 होता है, 20-25 कितने अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव हो गया, गुणे 6 दूनी 12, 10 की घाते -12। ठीक, एफ डैश बराबर जोड़ दो भाई, 25 20 4 24, 24.25 गुणे 10 की घाते -12, -12 का वर्गमूल हो जाएगा -6 और 24-25 का वर्गमूल निकालने आना चाहिए। ठीक ना, निकालने आता होगा मुझे इतना भरोसा है। इसका वर्गमूल निकालोगे आएगा 4.924, 4.924 वर्गमूल आएगा। ठीक ना, 4.924 गुणे 10 की घाते -6। बल है, बल का मात्रक न्यूटन। ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन। चलो ये अपना आंसर हो गया। ठीक ना, ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपने देखा एक सवाल, नाम क्या हुआ अभी, एक सवाल, लेकिन एक सवाल में कितने सवाल पूछ लिया आपसे, 4 सवाल। पहले इसके कारण इस पर बल निकालो, फिर इस पर नेट बल निकालो, फिर इसके कारण इस पर बल निकालो, फिर इस पर नेट बल निकालो। 4 सवाल पूछ लिया। नाम तो हुआ सवाल का एक, लेकिन उसमें काम करवाया हमसे 4। तो ये सब बवाल है। लेकिन बवाल को जितने आप सॉल्व करोगे ना, जितने आप बवाल को सॉल्व करोगे, जितने आप समस्या से जूझोगे, उतने आप मजबूत बनोगे। तो समस्या से आपको जूझने आना चाहिए, समस्या से लड़ने आना चाहिए, समस्या से भागना नहीं है। समस्या से जो भाग गया वो समस्या में कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। चलो भाई ये वाला सवाल हो गया, मैं साइड हो गया हूँ, इसको आप नोट कर लो और हम लोग अगला वाला सवाल देखते हैं ना। इसको मीठा उठा देना। चलो सवाल समझ में आ गया होगा। अगर देखो वर्गमूल अगर नहीं आता होगा आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको अलग से वर्गमूल सिखा दूंगा। ठीक ना, अलग से मैं वर्गमूल सिखा दूंगा। आप देख ही रहे हो भाई, इतनी बड़ी बड़ी वीडियो बन जा रही है कि बड़ी बड़ी न्यूमेरिकल है, कैलकुलेशन है कि थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। उसमें हम वर्गमूल करने लगे, घनमूल करने लगे तो चीज़ें थोड़ा सा और बड़ी हो जाएंगी। इतना मैं मान चलता हूँ कि आपको वर्गमूल आता है। अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं ना। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है, ये देखो, ये भी सवाल बहुत हाई फाई, बहुत लंबा सवाल। ठीक है, क्या कह रहा है कि समान आकार के 2 सुचालक गोले ए व बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। प्रत्येक पर +Q कूलाम आवेश है तथा वे एक दूसरे को 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला C पहले गोले ए को स्पर्श करता है और फिर गोले बी को। इसके पश्चात उसे गोले ए और बी के ठीक बीच में रख दिया जाता है। गोले सी पर लगने वाले परिणामी वैद्युत बल की गणना कीजिए। सवाल बवाल है, लेकिन आपको आना चाहिए ना। देखिए मेरे साथ, देखिए कैसे कैसे सवाल, ऐसे सवाल अगर आप लोग अभी से लगाते रहोगे ना तो आगे आप समझोगे बहुत बड़े बड़े सवाल को चुटकी में लगा सकते हो। चलो भाई देखते हैं, सवाल आपके सामने है। सवाल की एक बार और पढ़ सकते हो। समान आकार के 2 सुचालक गोले ए व बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है। समान आकार के 2 सुचालक गोले, समान आकार है भाई, ठीक ना। तो मान लो भाई पहला हमारा गोला ये है, दूसरा हमारा गोला ये है। 2 समान आकार के सुचालक गोले हैं, ए व बी, इनका नाम रख दिया गया है। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। ये दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है। दूरी अपने को नहीं पता है, दूरी हमने क्या मान लिया, आर। चलो भाई तुम लोग आर दूरी पर स्थित हो, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते चलो, करते चलो, मजा आएगा। कुछ दूरी पर स्थित हैं, प्रत्येक पर +Q कूलाम आवेश है। आगे लिखा है कि प्रत्येक पर +Q कूलाम है। यहाँ भी इस पर भी +Q कूलाम आवेश है और इस पर भी +Q कूलाम आवेश है। जाहिर सी बात है कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अच्छा, एक दूसरे को 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। आपको आगे दे भी दिया है कि एफ का मान दिया हुआ है कि एफ बराबर 10⁻⁵ न्यूटन के बल से ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला सी पहले गोले ए को स्पर्श करता है। पहले भाई हम लोग इतने से कुछ काम करते हैं। इतने से देखो क्या काम कर सकते हैं।
हमें यफ पता चल गया, आर तो कह रहा कि आर पे रखे हैं, आवेश दिया है। यहाँ से कुछ कूलाम का नियम लगाते पहले। कूलाम का नियम लगाएंगे, या बराबर के Q1 Q2, पहले मैं फार्मूला ही लिख दे रहा हूँ, के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ये हमारा मेन फार्मूला होता है। इस मेन फार्मूले में यफ की जगह पे हमें रखना है 10 की घाते -5। के का मान 9 गुणे घाते 9 रख सकते हैं। चलो अभी मैं 9 गुणे घाते 9 रख दूँ। चलो अभी मैं सोच रहा हूँ कि के ही रखूँ, ठीक ना। अभी मैं के ही रख रहा हूँ। Q1 की जगह पे Q, Q2 जगह पे Q, R की जगह पे R। तो आपको दोस्तों क्या मिला कि Q स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, Q स्क्वायर बटा आर स्क्वायर बराबर क्या मिल गया यहाँ से अगर मैं बात करूँ 10 की घाते -5 बराबर के Q स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। तो Q स्क्वायर बटा आर स्क्वायर बराबर 10 की घाते -5 बटे 9। 10 की घाते -5 बटे 9, बल्कि मैं के का मान रख देता तो ज़्यादा सही रहता है ना। चलो मान ही रख देता हूँ ना, मैं के का मान ही रख देता हूँ यार, ठीक ना। थोड़ा के का मान रख देंगे, ज़्यादा सही रहेगा। के का मान रखेंगे 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे क्यू बटे आर स्क्वायर, ठीक ना। तो Q स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस, 9 गुणा है, इधर आएगा तो भाग, 1/9 गुणे 10 की घाते -5 गुणे 10 की घाते -9। Q स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बराबर 10 की घाते -14 बटे 9, ठीक है। चलो भाई, ये हमें Q स्क्वायर बटा आर स्क्वायर मिला। अब आगे देखो क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन वाला हमसे कह रहा है कि समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला पहले गोले ए को स्पर्श करता है, फिर गोले बी को, उसके पश्चात उसे गोले ए और बी के ठीक बीच में रख दिया जाता है, ठीक है। पहले गोले ए को स्पर्श करता है, फिर जाके गोले बी को स्पर्श करता है, फिर जाके दोनों के बीच में उसको रख दिया जाता है, ठीक। समझो जरा, फिर से मैं इस फिगर, ये तो हो गया एक बार फिर से। ये पहला गोला ए, ये दूसरा गोला था बी। तो जब एक बार मैं देखो कई बार फिगर बनाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको बढ़िया समझ में आए। जब क्वेश्चन में क्या लिखा था, जब गोला सी गोले ए को स्पर्श करता है, गोले ए को स्पर्श करता है, गोले ए को स्पर्श करता है। जब गोला जो सी है वह गोले ए को स्पर्श करता है, ठीक है। चलो भाई, अब जो गोला सी है वह गोले ए को जब स्पर्श करता है तब देखो भाई क्या हो जाएगा। जब गोला जो सी है वह गोले ए को स्पर्श करेगा तो गोले ए पर कितना आवेश है, ए आवेश है। गोला बी यहाँ पे है, गोला बी अपना यहाँ पे है, गोला बी अपना यहाँ पर है, ठीक ना। जब इसको स्पर्श करेगा तो ये जो गोला सी है, गोले सी पर जब स्पर्श करेगा तो जो इस पर आवेश है, इस पर आवेश है, दोनों का औसत आवेश हो जाएगा, ठीक है। इस पर आवेश नहीं पता, इस पर कितना है क्यू, तो क्यू 2 भागों में बढ़ गया, क्यू 2 भागों में बढ़ गया। अब यहाँ पे भी क्यू बटे 2, यहाँ भी क्यू बटे 2 हो जाएगा। भाई क्यू का औसत क्या हो जाएगा, क्यू बटा 2, क्यू का औसत क्यू बटा 2। तो जब गोला सी गोले ए को स्पर्श करता है तब ए और सी पर कितना आवेश हो जाएगा, इस पर भी क्यू बटे 2 और इस पर भी क्यू बटे 2, लेकिन इस पर क्या है, अभी क्यू ही आवेश है। देखो इस पर क्यू आवेश था, अभी इसको टच ही नहीं किया है, लेकिन जब केवल ए को टच किया है तो ए का औसत निकल गया क्यू बटे 2 और क्यू बटे 2। आगे कह रहा है कि ए को स्पर्श करता है फिर गोले बी को। अब गोले अगर यही, अब इसके पास क्यू बटे 2 आवेश है, अब ये क्यू बटा 2 अब क्यू को स्पर्श करेगा। जब गोला सी गोले बी को स्पर्श करता है, तो मैं लिखते चलता हूँ, जब गोला सी गोले बी को स्पर्श करता है, गोले बी को स्पर्श करता है, गोले बी को स्पर्श करता है। अब जो अपना सी वाला है ना, वह किसको स्पर्श कर रहा है, बी वाले को स्पर्श कर रहा है। ए वाले पर आवेश कितना है, क्यू बटे 2 है। अच्छा, जब इसको स्पर्श करेगा तो इस बी पर कितना आवेश हो जाएगा, दोनों का औसत। दोनों का औसत कैसे निकालोगे, क्यू प्लस क्यू बटे 2 बटा 2, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, 2 1 के 2, 2 1 3, 3 क्यू बटे 4। तो अब इस पर आवेश आया 3 क्यू बटे 4। और जो सी वाला गुलवा है, उस पर भी आवेश कितना आएगा, समझ गए होगे कि 3 क्यू बटा 4,
3q/4। अच्छा, अभी डिस्टेंस ये r था, ये डिस्टेंस टोटल r था, इनके ठीक बीच में रख दिया जा रहा है। जब बीच में रख दिया जा रहा है तो यहाँ से यहाँ की दूरी r/2, यहाँ से यहाँ की दूरी r/2। ठीक, तो हमसे पूछ क्या रहा है कि रख दिया जाता है, गोले C पर लगने वाला परिणामी वैद्युत बल की गणना कीजिए। अब इस गोले C पर जो बल लग रहा है उसी का हमें परिणामी बल बता दीजिए। ठीक है, इस गोले C पर जो बल लगेगा परिणामी बल, उसी का मान हमको बता दीजिए। चलो भाई समझो ज़रा, इसके कारण इस पर कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। ये लगेगा ना प्रतिकर्षण बल, उसकी दिशा कुछ इधर। इसके कारण इस पर कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल, उसकी दिशा कुछ इधर। जाहिर सी बात है, पहले हम लोग ए के कारण बी पर बल निकाल लें, या तो डायरेक्टली एफ डैश करते हैं, इसके कारण इस पर बल दोनों में से घटा दें। ठीक ना, तो एफ डैश बराबर, या गोले सी पर परिणामी बल ना, गोले सी पर परिणामी बल, या गोले ना गोला सी पर, गोला सी पर परिणामी बल, परिणामी बल। अब परिणामी बल निकालते भाई। परिणामी बल आपको समझ में आ गया कि घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा? क्योंकि दोनों अलग अलग दिशा में हैं। दोनों अलग अलग दिशा में है तो घटाना पड़ेगा। क्लियर? लेकिन अब घटाना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है भाई, आप लोग इतने हम लोग घटाते हैं बड़े में से छोटा, बड़े में से छोटा। अब कैसे पता चलेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? समझो ज़रा, इसके आवेश का जब गुणनफल करेंगे तो ये वाला जो मान आएगा इस वाले से ये वाला क्या आएगा? ये वाला कम आएगा ना। देखो 4 चौके 16, हर वाले में ये 4 चौके 16, ये 4 दूनी 8, जाहिर सी बात ये वाला कम आएगा, ये वाला ज़्यादा आएगा। तो इस वाले में से हम इस वाले को घटा दें। ठीक ना, इस वाले में से इस वाले को घटा देते हैं। तो गोला सी पर परिणामी बल, उसको मैं नाम दे रहा हूँ एफ डैश, एफ डैश बराबर, तो ए के कारण सी पर बल एफ सी ए, मतलब सी पर बल लग रहा है ए के कारण, माइनस एफ सी बी। ठीक ना, एफ डैश बराबर एफ सी ए माइनस एफ सी बी। एफ डैश बराबर के Q1, Q1 का काम Q/2, Q2 का काम 3Q/4 बटे R स्क्वायर, R जगह पे R/2 का होल स्क्वायर, माइनस के Q/R स्क्वायर, के Q1 की जगह पे 3Q/4, Q2 जगह पे 3Q/4 बटे R स्क्वायर, R/2 का होल स्क्वायर। बस दोस्तों, इसी को सॉल्व करते जाओ, धीरे 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 बड़े प्यार से मोहब्बत से सॉल्व करते जाओगे। धीरे से आपका आंसर आ जाएगा, धीरे से आपका आंसर आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखो कैसे, एफ डैश बराबर, एफ डैश बराबर, दोनों में क्या कॉमन है भाई? दोनों में क्या कॉमन है? के तो कॉमन दिख ही रहा है, क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर। पहले एक बार गुणा करके देखता हूँ यार, पहले बार गुणा कर दूँ। के गुणे 3Q स्क्वायर बटे 3Q स्क्वायर बटे 4 दूनी 8, 8, और ये 2 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 बटे R स्क्वायर, माइनस इसको देखो के गुणे 3 त्रिक्का 9, 9Q स्क्वायर बटे 4 चौके 16, इसका 4 ऊपर चला जाएगा, 4 बटे R स्क्वायर। ठीक ना। अब देखो कुछ लोग सही हो रहे हैं। हाँ भाई देखो, ये 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 चौके 16, 4 बचा। ठीक ना, ये तो कट गए। तो एफ डैश बराबर यहाँ पर देखो क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। मैं केवल के भी कामन ले लूँ, चलो के भी कामन ले लें, चलो केवल मैं क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर ही कामन ले रहा हूँ। हालांकि हमारा के भी कामन है, चलो के भी ले रहा हूँ ना, जब कामन है तो ले ही लेते, का दिक्कत यह है। क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, यहाँ बचा केवल 3 माइनस के क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, बचा क्या हमारा 9। देखो भाई मैंने उल्टा लिख दिया था, मतलब ये वाला हमारा ज़्यादा होता यार, ये वाला ज़्यादा होता। तो समझो कि आप क्या करो, कुछ मत करो, बस समझो कि मैं इसको जो 3 माइनस 9 लिखा हूँ ना, इसको मैं थोड़ा पलट करके लिख दे रहा हूँ 9 माइनस 3। ठीक ना, मुझे क्या करना चाहिए था, इसको पहले इसको बाद में लिखना चाहिए था ना। चलो इसको आप थोड़ा समझ सकते हो, आप अभी बाद में नोट करोगे, आप इसको पहले इसको बाद में लिखना, तो जाके यही चीज़ आपको मिलेगा। ठीक ना।
बस ये लाइन यहाँ पे कर दोगे, ये लाइन यहाँ पे, फिर आपकी ये लाइन यहाँ पे, ये लाइन यहाँ पे, यहाँ सही है। एफ डैश बराबर के का मान 9 गुणे 10 की घाते 9, क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर का मान 10 की घाते -14 बटे 9, 10 की घाते -14 बटे 9, और 9 में से 3 गया 6, 9 9 गए, 9 9 गए। एफ डैश बराबर 6 गुणे 14 में से 9 गया 5, 10 की घाते -5, 6 गुणे 10 की घाते -5, ठीक है भाई। लो 10 की घाते -5, फिर कहीं गलती हुआ, 4 देखो मैंने नीचे 4 छोड़ दिया, यहाँ पे मैंने 2 छोड़ दिया, 3/2, 3/2, 9/4। लो भाई देखो क्या है यार, ये तो सही है, 9 गुणे घाते 9। अब यहाँ पे हमने 4 एलसीएम ले लेंगे, 4 4 से कट गया हमारा 9 माइनस 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 9 में से 6 गया 3, 9 9 कट गया, 10 घाते -14, 10 घाते -5, सही है ये, ठीक है। गुणे ये 9 कहाँ से आएगा भाई, अभी तो नहीं है, 9 नहीं आएगा ना, नहीं 9 सही है, 9 सही है, 9 सही है। 9 में से 6 गया 3, 3/4, 10 घाते -5 गुणे 3/4, 4 से 3 में भाग देना है, 4 से 3 में भाग देना है, आ जाएगा 0.75, 0.75 गुणे 10 की घाते -5, एक अंक पे दशमलव ले जाओ, एक अंक पे दशमलव ले जाओगे 7.5 गुणे 10 की घाते -1 गुणे 10 की घाते -5, एफ डैश बराबर 7.5 गुणे 10 की घाते -6, बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, ठीक भाई। तो देखो क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत भारी भरकम है, ठीक ना, बहुत भारी भरकम नहीं है। सॉल्यूशन देखो बहुत बड़ा नहीं है सॉल्यूशन ना, देखो सॉल्यूशन सिंपल सॉल्यूशन है, बस आपको जो समझना था मेन इस क्वेश्चन में समझना, आपको मैं एक बार और समझा रहा हूँ, एक बार और जरा देखो कैसे, कि जब देखो गोला ए था, गोला बी था, इनके बीच का डिस्टेंस आर हमने माना, इसके बाद हमने बल दिया हुआ था, हमने क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर यहाँ तक निकाला। जब गोला सी जो है, ये सी केवल ए को स्पर्श करता है, तो जो ए पर आवेश रहेगा वह 2 भागों में बढ़ जाएगा, बराबर बराबर, जितना सी पर उतना ए पर, तो सी पर Q/2, ए पर Q/2। फिर कह रहा है वही जो सी है, अब जाके सी बी को स्पर्श करता है, तो जब बी को स्पर्श करेगा दोनों का जोड़ करके 2 से भाग, दोनों को जोड़ करके Q/2 प्लस Q/2 करोगे तो 3Q/4, 3Q/4 आएगा। कह रहा देखो उनके बीच में रखा जाता है, ठीक बीच में रखा जाता है, ठीक बीच में, तो इसलिए पूरा डिस्टेंस r था, r/2 हो गया। तो कह रहा अब सी पर परिणामी बल बताओ। अब सी पर बल एक ये लगाएगा बी वाला, सी पर बल ए वाला लगाएगा, ए वाला इस पर कौन सा बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल, दिशा इधर हुआ, ठीक है। बी वाला इस पर कौन सा बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, दिशा इधर हुआ। मैंने थोड़ा सा गलती ये किया, मैंने इसको छोटा समझ लिया, जो कि गलती, मुझे ये ध्यान देना चाहिए था, देखो क्या ध्यान देना चाहिए था कि जो एफ बराबर होता है ना के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, जिसका आवेश ज़्यादा उसका बल ज़्यादा, जिसका आवेश कम उसका बल कम, वही मैं ध्यान नहीं दे पाया, ठीक है। तो अगर ये ध्यान दिया होता तो ये लाइन को पहले लिखता, इस लाइन को बाद लिखता, तो इसमें से इसको घटाता, यहाँ पे जाके मैंने सही किया, ठीक है। ये लाइन यहाँ से है, बस आपको यहाँ पे ये पहले लिख देना, इसको बाद में लिख देना, बस, और कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सिंपल सा सॉल्यूशन था, बड़े क्वेश्चन को देखो सिंपल तरीके से लगा दिया गया, मज़ा आ गया, ठीक है ना। चलो भाई, तो इसको मैं साइड हो गया हूँ, इसको नोट करो भाई, दौड़ा के नोट करो एकदम। अब आते धीरे धीरे अपने अगले वाले क्वेश्चंस पर ना। चलो भाई, बड़े बड़े बहुत क्वेश्चंस में लगाए, अब शायद हो सकता है कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस मिले ना, अब बहुत बड़े बड़े मिल गए, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये सब क्वेश्चंस लगाने के अगर आपके अंदर पावर आ गई ना, तो फिर समझो कि आगे जो चैप्टर मिलेंगे उससे तो न्यूमेरिकल आसानी मिलेंगे यार। यही तो न्यूमेरिकल थोड़ा टफ थे, आप टफ न्यूमेरिकल लगा रहे हो, समझो पहला ही चैप्टर का टफ न्यूमेरिकल मैं बता रहा हूँ आपको, और इतना न्यूमेरिकल बता रहा हूँ कि पूछो मत, ठीक है। आप ये कभी नहीं कह सकते कि सर फिजिक्स का न्यूमेरिकल मैं कोई बताया होता तो मैं लगाता, ये आपको नहीं लगेगा ना। चलो क्वेश्चन नंबर आ जाओ भाई, आपको 22 क्वेश्चंस आपके सामने हाजिर हो गया है। अब देखो क्वेश्चन आसान है और थोड़ा तेज करने का प्रयास करेंगे ना। अब थोड़ा कैलकुलेशन से आप धीरे धीरे सेट हो गए हो, आपको कैलकुलेशन करने आ भी गया है, अब थोड़ा चीज़ें तेज होनी चाहिए कि नहीं, एकदम होनी चाहिए कि नहीं, एकदम होनी चाहिए। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर देखो मैं 16 लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 22, भाई मैं 16 पढ़ा हूँ, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया भाई, 22 पे आ गए ना हम लोग धीरे धीरे। 22 आपके सामने क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन क्या लिखा है कि 2 बिंदु आवेश +9 E एवं +E एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं।
इनके बीच एक आवेश इस मालिक्यों को कहाँ रखें कि वह संतुलन में हो। चलो भाई देखो, दो बिंदु आवेश +9e एवं +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर स्थित हैं, ठीक ना, 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश इस मालिक्यों को कहाँ रखा जाए। इनके बीच में, ये इनका बीच हो गया, ये बीच, इनके बीच में एक स्मालिक्यों को कहाँ रखा जाए। लो यहाँ रख दिए। अब इसका कोई फिक्स लोकेशन, फिक्स डिस्टेंस है, नहीं पता है, तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ ये x दूरी पर है, तो यहाँ से यहाँ दूरी क्या हो जाएगा 16 - x। ये समझ रहे हो ना भैया, पूरी डिस्टेंस कितना है 16, इतना हो गया x, तो बचा कितना 16 - x। ठीक, अब इतने यहाँ पे ये क्या रहेगा, संतुलन में रहेगा, संतुलन में हो। तो संतुलन में कब रहेगा पता है। संतुलन का मतलब समझो, संतुलन का मतलब समझो पहले। संतुलन का मतलब ये हुआ कि जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, एक लोग मुझे यहाँ से धक्का दे और एक लोग मुझे इधर से धक्का दे। ए वाला इधर, ठीक है, ए वाला इधर मुझे धक्का दे तो ए वाला मुझे इधर धक्का दे, तभी तो संतुलन में रहूँगा। जितना धक्का ये दे उतना धक्का ये दे, तब मैं क्या रहूँगा, संतुलन में रहूँगा। तो मैं क्या रहूँगा, संतुलन में रहूँगा। तो अब देखो, ये 9e वाला क्यू पर बल लगाएगा, 9e वाला जितना क्यू पर बल लगाएगा उतना ही बल ई वाला क्यू पर लगाएगा। मेरी बात एक बार और ध्यान सुनो, 9e वाला क्यू पर जितना बल लगाएगा उतना ही बल ई वाला क्यू पर लगाएगा। इसका मतलब हुआ कि 9e द्वारा लगने वाला क्यू पर बल और ई द्वारा क्यू पर लगने वाला बल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, चलो, तो संतुलन के लिए क्या कहते भाई, संतुलन के लिए, संतुलन के लिए, संतुलन के लिए F1 बराबर F2। अब F1 मतलब समझ रहे हो ना, जैसे ये है, इसके कारण इस पर कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। इसकी दिशा मैंने मान लिया F1 इधर की तरफ, इसके कारण इस पर कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण, उसकी दिशा मैंने इधर मान लिया। ये F1 F2 विपरीत दिशा में है, मान बराबर हो जाए तो संतुलन में होगा। F1 का मान कूलाम के नियम से के Q1 जगह पे 9e, Q2 जगह पे Q बटा R² जगह पे x²। इस पे देखो, के Q1 की जगह पे E, Q2 जगह पे Q बटे डिस्टेंस 16 - x का होल स्क्वायर। बस काटो पीटो, काटो पीटो। देखो कितने लोग कटने के लिए तैयार हैं, बर्बाद होने के लिए तैयार हैं। क्यों गए, ई गया, क्यों गया, इतने लोग बर्बाद हो गए। बचे क्या, 9 बटा x² बराबर 1 बटा 16 - x का होल स्क्वायर। 9 का वर्गमूल 3, x² का वर्गमूल x, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले रहा हूँ। 1 का वर्गमूल 1, इसका वर्गमूल 16 - x, बगल में लिख दिया। दोनों पक्षों का क्या लेने पर, वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। अब देखो तीन गुणा कर दें, 3 16 - x बराबर x, 3 का गुणा करेंगे 16 × 3 = 48 - 3x बराबर x, तो 3x उधर जाएगा तो 48 बराबर 4x, तो x बराबर कितना हो गया 48/4, x बराबर क्या आ गया 12। मात्रा बताओ, सेंटीमीटर। कैसे, अरे ये क्या दिया था 16 सेंटीमीटर है ना, मीटर बदला हमने, नहीं बदला, बस आंसर हो गया। आसान है ना, आसान है कि नहीं, आसान है। बोला कैसा ऐसा है, आसान है। ठीक है, आसान रहा करे, आसान बोला करो, आपके अंदर एक जोश होगा, एक ऊर्जा आएगी, आपको लगेगा यस सर आसान था। इससे पहले वाला 21वां आसान नहीं था, थोड़ा लंबा था, आसान था लेकिन लंबा था ना। चलो 22वां क्वेश्चन आपके, 23वां क्वेश्चन आपके सामने, 23वां क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, तो 23वां क्वेश्चन आपके सामने भाई स्क्रीन पर। दो बिंदु आवेश क्रमशः 5 × 10⁻19 कूलाम तथा 10 × 10⁻19 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। अब देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 कब होगी, जब दोनों तीव्रता अलग अलग दिशा में हो, दोनों तीव्रता क्या हो अलग अलग दिशा में हो, वहाँ पे 0 हो जाएगी। चलो भाई क्या दिया है, दो बिंदु आवेश 5 × 10⁻19 कूलाम, 5 × 10⁻19 कूलाम और 10 × 10⁻19 कूलाम, 10 × 10⁻19 कूलाम। कितनी दूरी पर हैं ये लोग, ये लोग 1 मीटर की दूरी पर हैं। इनके बीच का जो डिस्टेंस दिया है मेरे भाई ना, वह 1 मीटर दिया है। कितना दिया है, 1 मीटर दिया है।
1 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब लोग मान लेते भाई यहाँ पे कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। अब क्या मेरे कहने पे तुम मान लोगे, मेरे कहने पे तुम मान लोगे। आप कहोगे यस सर आप इतना ट्रस्ट करते नहीं भाई, हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, किसी के कही हुई बात को तुरंत थोड़ी मान लेते हैं। कोई हमको कुछ कह दे और हम मान लें, भाई ठीक है सामने वाला टीचर है, सामने वाला कोई बड़ा इंसान है, हम उसको बहुत विश्वास करते हैं, बात ठीक है, लेकिन हम लोग एक फैक्ट तो जाने कि हाँ इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी 0। तो सामने वाला कह रहा था ठीक है, लेकिन क्यों होगी ये तो जाने। चलो क्यों होगी। मैंने पतन कितनी बार बताया कि प्लस के कारण प्लस से दूर, प्लस के कारण प्लस से दूर, देखो दोनों प्लस है ना, फिर से एक बात देख लो, +10 +5 सही है। ये प्लस है, यहाँ पर मैं लिख दूँ प्लस, नहीं पता चला कि मैं भी कंफ्यूज और तुम भी कंफ्यूज। प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र प्लस से दूर, प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र प्लस से दूर, इसके कारण मान लो यहाँ पे E1 और इसके कारण मान लो यहाँ पे E2। बोलो मेरे भाई क्या E1 और E2 की दिशा, क्या E1 और E2 की दिशा अलग अलग है या नहीं, अलग अलग है या नहीं है। जब दिशा अलग अलग है, अगर ये दोनों मनवा बराबर हो जाता तो 0 हो जाता। चलो तो शून्य तीव्रता के लिए, शून्य तीव्रता कब होगा भाई, शून्य तीव्रता के लिए, शून्य तीव्रता के लिए, शून्य तीव्रता के लिए E1 बराबर E2। अभी तक पूरा हम लोग बल वाला फार्मूला पढ़ के चले आ रहे थे, पूरा बल वाला फार्मूला पढ़ते चले आ रहे थे। कितने सवाल तक, 22 सवाल तक। अब 22 के आगे ई वाला फार्मूला चलेगा। तो पहले ई वाला फार्मूला जान जाओ, ई वाला फार्मूला जान जाओ। जो ई वाला फार्मूला होता है ना, ई बराबर होता है KQ/R²। मैंने आपको ये बताया बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये कोई बिंदु आवेश है, इसके कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा अब बिंदु P पर तीव्रता 0 होगी, तो हमको R पता है नहीं पता है, तो नहीं पता है ना, तो मान लो यहाँ से यहाँ तक ये x है, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 1 - x। जैसे यहाँ से यहाँ तक x माना तो ये हुआ 16 - x, उसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक x, तो ये 1 - x। तो E1 जगह पे KQ/R², KQ/R², क्यू की जगह पे 5 × 10⁻⁻19 बटा R² की जगह पे x² बराबर KQ/R², क्यू की जगह यहाँ पे 10 × 10⁻⁻19 बटे R², R जगह पे 1 - x का होल स्क्वायर। हे देखो देखो के बर्बाद हो जा रहा है बेचारा, गया। और ये 19 गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, बचे क्या उसको लिखो। ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 बचा, यहाँ 2 बचा, 2/1 - x का होल स्क्वायर। वर्गमूल ले लो, वर्गमूल ले लो, 1 का वर्गमूल 1, x² का x, 2 का वर्गमूल करड़ी में 2, इसका 1 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना भाई तो क्या होगा पता है, 1 - x बराबर करड़ी में 2x। ठीक है, 1 - x बराबर करड़ी में 2 का मान 1.414x। इसको भेज दो उधर, 1 बराबर 1.414x प्लस x जुड़ जाएगा 2.414x। तो x बराबर 1/2.414। भाग देना है, दशमलव पहले हटा दो, 3 अंक हटाओगे ऊपर 3 0 बढ़ जाएगा, 1 2 3 0 बढ़ गया, 2 4 1 4। अब इतने से भाग दोगे ना, इतने से भाग दोगे ना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूँ, इतने से भाग दोगे ना तो आपका जो डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है, 0.414 मीटर आएगा, 0.414 मीटर आएगा। इसी को सेंटीमीटर में बदल दो, आपका आंसर शायद सेंटीमीटर में दिया था, 0.414 सेंटीमीटर दिया ना, जिसको सेंटीमीटर बदल दोगे 41.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सवाल आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। कहीं न कहीं सवाल आसान था, तभी तो एक ही बोर्ड पर 2 सवाल लग गए, नहीं तो अभी तक एक बार में एक बार में एक बार में एक लगते थे। अब की बार देखो 2 लग गया, तो 22 और 23 का खात्मा हो गया। चलो भाई अब आते हैं हम 24वें वाले क्वेश्चंस पर। ठीक है, मज़ा आ रहा है ना क्वेश्चन लगाने में। चलो भाई आ जाएं, मिटा उठा दें, चलो भाई मिटा देते हैं।
क्वेश्चन वीडियो को रोक करके नोट कर लिया करो, ठीक ना। और ऐसे से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक ना। ये सब क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है। जब आप देखो, जब सब क्वेश्चन बता रहे हैं ना, तो आप उसमें धीरे धीरे अभ्यास करते जाओगे तो आपको लगता जाएगा हाँ कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें देखे मेरी आँखें। और जो भाई क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन आपके सामने देखो जरा, उसको घूर घूर के मत देखना, बड़े प्यार से देखना उसको। क्वेश्चन नंबर 24 को 24 क्वेश्चन कह रहा है कि दो बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः 1 माइक्रोकुलाम तथा -0.25 माइक्रोकुलाम हैं, वायु में एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर रखे हैं। बताइए कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे। उस पर कोई बल ना लगे, इसका मतलब कि वह क्या हो, संतुलन में हो। चलो भाई फिगर बनाते भाई, फिगर के हिसाब से ऐसे क्वेश्चन को ना फिगर के हिसाब से। दो बिंदु आवेश जिनके मान 1 माइक्रोकुलाम, यहाँ आप देखो ये 1 माइक्रोकुलाम और -0.25 माइक्रोकुलाम, माइनस क्वेश्चन वहाँ पे लग गया होगा तो आपको पूरा दिखाई देगा ना, ये दिखाई देगा भाई। और इसको मैं इधर कर लूँ, 1 माइक्रोकुलाम -0.25 माइक्रोकुलाम, दो बिंदु आवेश हो गए। दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी दिया हुआ है, इनके जो बीच की आपको दूरी दिया दोस्तों 0.40 मीटर, ये आपको डिस्टेंस दिया हुआ है। ये पहला आवेश, ये दूसरा आवेश, इनके बीच का डिस्टेंस दिया है, ठीक ना। आगे कह रहा है कि बताइए कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीसरा आवेश रखें कि उस पर कोई बल ना लगे। चलो भाई, अभी तक तो आपने 2 सवाल लगाया, दोनों सवालों में हमने बीच में रखा, तो मैंने आपको रीज़न भी दिया कि बीच में मैं क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि दोनों की दिशा अलग अलग थी, इसलिए मैंने बीच में रख रहा था। तो अब यहाँ पे देखना है, क्या मैं बीच में अगर रखता हूँ तो उस पर दिशा अलग अलग होगी। लो भाई, मैं कोई आवेश रख दिया यहाँ पे, मान चलो आवेश क्यों रख दिया। अब इस पर कोई बल तभी नहीं काम करेगा जब, जैसे मान चलो कि मैं यहाँ पे हूँ, संतुलन में तभी रहूँगा जब जितना तेज़ी से ये ढकेले ना, जितना तेज़ी से ये ढकेले उतना तेज़ी से ये भी ढकेले। इसका मतलब ये हुआ कि जितना बल ये वाला इस पर लगाए उतना ही बल ये वाला इस पर लगाए, और दोनों अलग अलग दिशा में। देखते हैं अलग अलग दिशा में है कि नहीं, और चेक करते हैं। प्लस के कारण प्लस से दूर, माइनस के कारण माइनस की ओर। ओह, ये तो एक ही दिशा में है, तो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया यहाँ पे। इसका मतलब है बिचवा में नहीं रखना पड़ेगा, समझ में आ गया ना। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही दिशा में। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे एक लोग ढकेला, इधर ये वाला बेचारा, वो वाला मुझे नहीं ढकेल रहा है, मतलब ये चला गया उधर से आया, ये भी ढकेलने लगा, मैं तो मुँह बगल गिर जाऊँगा, है ना भाई। दोनों लोग एक तरफ से मुझे ढकेलने लगेंगे, पता चला मैं मुँह बगल गिर जाऊँगा ना, क्योंकि वैसे खून आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये आवेश संतुलन में नहीं रहेगा। तब कहाँ रहेगा? जाहिर सी बात है तब बाहर रहेगा। अब बाहर थोड़ा ध्यान ये रखना है, बाहर वाले में हमेशा छोटे वाले आवेश की ओर, हमेशा छोटे वाले आवेश की ओर। अब ये 1 है, ये 2.5 है, जाहिर सी बात है ये छोटा है, ये छोटा है। इसके बाहर यहाँ पे कहीं आवेश, वही बिंदु P है, यहाँ पे मान लो मैंने क्यों रख दिया। अब ये संतुलन में रहेगा, क्यों रहेगा चेक करो ज़रा। प्लस के कारण प्लस से दूर, माइनस के कारण माइनस की ओर। लो भाई, अलग अलग दिशा में हो गए ना, संतुलन में रहेगा। डिस्टेंस देखो, मान लेता हूँ कि इसके कारण यहाँ से दूरी क्या है, x, और ये तो हे से दूरिया का हो जाएगा, a से दूरिया हो जाएगा 0.40 प्लस x। डिंग 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 डिंग, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया ना भाई। ये देखो दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा है। अरे भाई रेखा मैंने तुझे कभी नहीं देखा, ये देखो रेखा हो गई, ठीक। चलो, इसके कारण इस पर जो बल लगा उसको मैंने नाम दिया F1, इसके कारण इस पर जो बल लगा उसके मैंने नाम दिया F2। तो संतुलन में तभी रहेगा जब F1 बराबर F2, ठीक ना। तो क्या रहेगा, कोई बल ना लगे ना, कोई बल ना लगे। तो बल ना लगे मतलब संतुलन के लिए, संतुलन के लिए, संतुलन के लिए, संतुलन के लिए क्या कह सकते हैं कि F1 बराबर F2। संतुलन के लिए F1 बराबर F2। F1 की जगह यहाँ पे इसके कारण इस पर बल के, Q1 की जगह यहाँ पे 1 माइक्रोकुलाम है, कुलाम में कर दो, Q1 Q2 जगह पे Q बटे R जगह यहाँ पे 0.40 प्लस x का होल स्क्वायर बराबर Q F2। इसके कारण इस पर बल या इसके कारण इस पर बल,
के Q1 की जगह पे 0.25 गुणे 10 की घाते -6 गुणे Q बटे R स्क्वायर, R की जगह पे x का स्क्वायर। चौक भोग करो, देखो कितने लोग बर्बाद हो रहे हैं। देखो क्यों पहले हुआ 10 घाते -6, 10 घाते -6 के इतने लोग बर्बाद हो गए। जितने लोग बचे हैं एक बार लिख लिया जाए। ऊपर बचा है 1/0.40 प्लस x का होल स्क्वायर, और इधर बचा है 0.25 बटे एक्स स्क्वायर। दोनों पक्षों का क्या ले लें, वर्गमूल ले लें। वर्गमूल लेंगे, एक का वर्गमूल 1 है, इसका वर्गमूल हो जाएगा घटिया हट जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा 0.5, 25 का वर्गमूल 5, तो 0.25 है ना, 0.5 बटे x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तिर्यक गुणा कर दे ना, तिर्यक गुणा कर दें। जब तिर्यक गुणा करेंगे ना तो x का गुणा 1 में करेंगे x, 0.5 का गुणा इसमें 0.40 प्लस x में, तो x बराबर गुणा करो भाई 5 चौके 20, 5 चौके 20, ठीक ना। 4 के बाद दशमलव लगा है उसका कोनो मतलब नहीं, 2 अंक पे दशमलव, देखो ये आ गया 0 प्लस 0.5x, इसको इधर भेज दो, x माइनस 0.5x बराबर 0.20, 0.5 घटाओगे तो 0.5 आएगा, 0.5x बराबर 0.20, x बराबर 0.20 बटे 0.5, ठीक है। यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव, यहाँ पे 1 अंक पे दशमलव, ठीक। अच्छा मान चलो कि मुझे दोनों अंक से दशमलव हटाना होता, ऊपर नीचे दोनों 100 से गुणा कर दे, तो ये 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20, नीचवा 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50, नहीं ना 50 जाएगा, 0 0 से कट गया, तो x बराबर 5 जो कि 20, 0.4 लिखो चाहे 0.40 लिखो, बतिया की है, ठीक है। इतना मीटर है ना, हाँ मीटर है, बस ये आंसर हो गया, ठीक। तो आपने देखा ये मैंने क्वेश्चन नंबर आपको जो बताया था 22, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, ये तीनों लगभग सेम कैटेगरी के सवाल थे। बस मज़ा आपको ये आया कि इसमें बाहर क्यों रखा गया, ठीक है ना, बाहर क्यों रखा गया और किसके साइड रखा गया, हमेशा छोटे वाले आवेश की ओर। चलो भाई 23-24 सवाल हो गए ना, अभी अपने को इसमें 29 सवाल तक पहुँचाना है भाई। चलो भाई अब आते हैं 25वें सवाल पर, मिटा उठा देना तो भाई, नोट कर लिए होगे, ठीक है। चलो मिटाता भाई, आ जाओ भाई 25वें वाले क्वेश्चंस पर। 25वां वाला क्वेश्चंस भाई आपके सामने आ गया होगा। क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद ट्राई ज़रूर करना है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको ट्राई ज़रूर करना है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि 5 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन दोस्तों। 5 × 10⁻⁴ कूलाम क्यों दिया हुआ है, 5 × 10⁻⁴ कूलाम क्यों हो गया, 2.25 यफ आपको दिया हुआ है, 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ई पूछ रहा है। हमने आपको सूत्र बताया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, ई बराबर होता है आपका यफ बटे क्यू, हमने आपको क्यू नॉट लिखा होगा, ये सूत्र है, तो आपको क्यू नॉट जगह पे यहाँ पे क्यों काम कर रहा है, यफ बटा क्यू, तो ई बराबर यफ की जगह पे 2.25 और क्यू की जगह पे 5 × 10⁻⁴, -4 ऊपर आ जाएगा, हो जाएगा +4, 2.25 × 10⁻⁴ बटे 5, ठीक ना, बटे 4। अब देखो ये 2 दशमलव हटाना है मतलब आगे ले जाना है, इधर ले जाना है, पीछे ले जाना है घात माइनस में, तो ई बराबर 2.25 × 10⁻⁻2 × 10⁻⁴ बटे 5, 5 से भाग दे दो, 5 से भाग दोगे तो 5 चौके 20, 2 22, 5 चौके 20, 2 22, 5 5 25 × 10⁻⁴ में से 2 गया 2, बस यही आंसर सही है, लेकिन अपना वैज्ञानिक संकेतन में आंसर होना चाहिए 4.5 × 10⁻³ मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक। ये देखो 25वां क्वेश्चन हो गया, 25वां हो गया, बहुत आसान था ना। चलो 26वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सामने। 26वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक अल्फा कण 15 × 4 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगे वैद्युत बल की गणना कीजिए। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है उसको लिखिए, अल्फा कण पर पहले आवेश आपको पता होना चाहिए। अल्फा कण पर आवेश मैंने आपको बताया है, अल्फा कण पर आवेश मैंने आपको बताया है कि अल्फा कण पर आवेश क्यू बराबर होता है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम।
आगे लिखा हुआ है कि 15 गुणे 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। आपको ई का मान दिया हुआ है 15 गुणे 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। आपसे पूछ क्या रहा है, उस पर लगने वाला वैद्युत बल F ज्ञात कीजिए। बोलो भाई कौन सा फार्मूला, फार्मूला कौन सा लग जाएगा, अरे फार्मूला यही लगेगा, ठीक ना। देखो EF क्यों, ठीक है। फार्मूला क्या होता है हमारा, सूत्र होता है E बराबर F बटे क्यू। तो अब की बार हमको क्या निकालना है, F निकालना है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा क्यू ई। F बराबर क्यू की जगह पे 3.2 गुणे 10⁻19, ई की जगह यहाँ पे 15 गुणे 10⁴। सिर्फ गुणा करो, 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, 45 3 48, एक अंक पे दशमलव गुणे 19 में से 4 गया 15 माइनस 15। ये आंसर अपना वैज्ञानिक संकेतन में। तो F बराबर 4.8 गुणे 10⁻1 गुणे 10⁻−15। F बराबर 4.8 गुणे 10⁻−14। बल का मात्रक न्यूटन, ठीक ना। 4.8 गुणे 10⁻14, ठीक। चलो भाई आ जाओ कौन से क्वेश्चंस पर, 27वें क्वेश्चन पर। 27वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। 27वां क्वेश्चन ये है कि हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, ठीक ना। तो आपको हीलियम के नाभिक के कारण, तो हीलियम पर आपका आवेश पता होना चाहिए। हीलियम को ही अल्फा कण कहते हैं, यानी हीलियम पर आवेश, हीलियम को अल्फा कण कहते हैं ना। हीलियम पर आवेश, जो हीलियम पर आवेश क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 3.2 गुणे 10⁻19 कूलम, ठीक है। उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर आर दिया है। 1 एंगस्ट्रॉम दूरी को मीटर में करेंगे, 1 गुणे एंगस्ट्रॉम को मीटर में करते हैं 10⁻10 मीटर। पूछ क्या रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे ई का मान पूछ रहा है, ई का मान पूछ रहा है। ई दिया है, ई पूछ रहा है, आर दिया है, क्यों दिया है, ठीक है। कौन सा फार्मूला अभी मैंने बताया, ई बराबर KQ बटा आर स्क्वायर, KQ बटा आर स्क्वायर। सूत्र जो लग जाएगा ई बराबर KQ बटे आर स्क्वायर। ई बराबर के की जगह पे 9 गुणे 10⁻9, क्यू की जगह पे 3.2 गुणे 10⁻19 बटे आर की जगह पे 10⁻10 का होल स्क्वायर। इधर देख रहे हैं ना कितना आसान क्वेश्चन, ये आसान, ये भी आसान, ठीक है। इससे पहले थोड़ा आपको बड़े मिले थे ना, चलो बड़े भी मिलना जरूरी है, और आसान भी। 9 का गुणा 32 में करो, 9 दूनी 18, 9 से 27 1 28, कितने अंक पे दशमलव, 1 अंक पे दशमलव। 19 में से 9 गया 10⁻−10, 10 दूना 20, नीचे रहेगा -20, ऊपर आएगा तो +20 हो जाएगा, +20। इसको वैज्ञानिक संकेतन में आंसर चाहिए ना, तो 2.88 गुणे 10⁻1 गुणे 20 में से 10 गया 10, 10⁻10, 10 और 1 11। तो आपको जो आंसर आ गया ई बराबर 2.88 गुणे 10⁻11 न्यूटन प्रति कूलम। सही ना भाई, 2.88 गुणे 10⁻11 न्यूटन प्रति कूलम। चलो भाई कितना सवाल तक हो गया हमारा, 27 तक हो गया ना। 29 तक पूरा करना था, हाँ 29 तक पूरा करना था। चलो भाई 2 सवाल और लगाते हैं। मैं साइड हो गया हूँ, आप लोग इसको नोट कर लो, कि वीडियो को रोक करके ना ज़बरदस्त तरीके से एकदम नोट किया करो। आज भाई सवाल नंबर 28, सवाल नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। इस क्वेश्चन पे पढ़ें, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ना एक बार जरूर ट्राई करने का प्रयास करें। हर बार ट्राई जब तक करोगे नहीं तब तक भाई अब देखो आएगा नहीं। केवल देखने से क्वेश्चन नहीं आता है ना। आप सोचो कि केवल मैं वीडियो को देखते चलूँ आप क्वेश्चन आ जाए, नहीं। वीडियो को तब देखो जब आप सवाल ना लगा पाओ, ठीक ना। वीडियो तभी देखो जब आप सवाल ना लगा पाओ। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या है, आपके सामने है क्वेश्चन ये है कि 5 गुणे 10⁻8 कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलम होगी। यही सवाल जो ही मैंने बताया। तो आपको ये दिया हुआ है, 5 गुणे 10⁻8 कूलम, 5 गुणे 10⁻8 कूलम, 8 कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर, आपसे क्या पूछ रहा है, आर, कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यार मैंने क्या लिख दिया, क्यों होना चाहिए ना। देखो यहाँ पे कूलम लिखा हूँ लेकिन ई लिख रहा हूँ मैं भी, देखो क्या यार, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई आपको कितना दिया है, 450 न्यूटन प्रति कूलम हो। बोलो भाई कौन सा फार्मूला समझ गए ना, ई बराबर KQ बटा आर स्क्वायर। जो यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा, जो सूत्र लग जाएगा, यहाँ पे सूत्र लग जाएगा ई बराबर KQ बटे आर स्क्वायर। मान रखो भाई, ई की जगह पे 450,
क्यों की जगह पे क्यों के की जगह पे 9 गुणे 10 की घाते 9, क्यों की जगह पे 5 गुणे 10 की घाते -8 बटे आर स्क्वायर। 5 9 देखो 9 बचे 45 कट गया, बचा कितना 10। ठीक है, बचा कितना 10। 9 में से 8 गया 1, बचा कितना 10। यहाँ बचा 10, ऊपर बचा 10 बटे आर स्क्वायर। 10 10 कट गया, आर स्क्वायर बराबर 1, आर बराबर करडिया में 1, तो आर का मान व करडी का मान एक ही होता है 1 मीटर। देख रहे हो कितना आसान आसान सवाल है। ये सवाल बोर्ड में भी आया हुआ है, ऐसे सवाल बोर्ड में भी आए हुए हैं, ठीक ना। 29वां सवाल दोस्तों, 28वां के बाद 29वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। ठीक है, 29वां सवाल देखिए, पढ़िए भाई। 29वां सवाल थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ है, कोई बात नहीं। एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है। इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10 की घाते 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। वस्तु पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा तथा परिमाण ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं भाई, दिशा भी बना, फिगर बना देना। देखो ये इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है ना, इधर पूरब पश्चिम। चलो ये पूर्व की ओर स्थित है, चलो कोई बात नहीं, पूर्व बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं दिखाना, बस लो मैंने पूर्व अपने मन से इधर मान लिया, लो ये पूर्व हो गया। ठीक है, ऐसे ये पूर्व हो गया, मैंने मान लिया। ठीक है, मानने को क्या है, मान लेते हैं। ठीक है, पिता पुत्र की आयु पता नहीं होता, मान लेते ना एक्स वाई जबरदस्ती, वैसे हमने मान लिया पूर्व है, मान लिया हमने। ठीक, तो कह रहा कि 1000 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र आपको ई दिया हुआ है। ई कितना दिया है, 1000 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र है, पूर्व की ओर है। इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10 की घाते 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। यन 10 की घाते 6 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है। तो जाहिर सी बात है कि वस्तु ऋण आवेश है। अच्छा, तो यन से हम क्यों निकाल लें, क्यों बराबर क्या होता है, यन ई। यन की जगह पे 10 घाते 6, ई की जगह पे 1.6 गुणे 10 घाते -19, गुणा करो भैया, गुणा कर दो लाला। 1.6 गुणे 19 में से 6 गया 13, 13 6 19, 10 घाते -13। ये क्यों मिल गया, ई मिल गया, क्यों मिल गया, बल पूछ रहा है। यफ बराबर, अभी मैंने बताया क्यों ई, यफ बराबर क्या बताया, क्यों ई, इससे पहले वाले सवाल में। यफ बराबर क्यों ई, यफ बराबर क्यों की जगह पे 1.6 गुणे 10 की घाते -13 और ई की जगह यहाँ पे 1000 को आप 10 घाते 3 लिख सकते हो, 1000 को आप 10 की घाते 3 लिख सकते हो। 3 में से 3 गया, 3 में से 13 गया, -10, बल का मात्रक न्यूटन। लो भाई 1.6 गुणे 10 घाते -10 न्यूटन। अच्छा, जो ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश पर जो बल लगता है ना, वह वैद्युत क्षेत्र के विपरीत लगता है। सिंस चूँकि ऋण आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत लगता है, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत लगता है। तो ये कौन सा आवेश है, ऋण आवेश है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की ये क्या है, इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या है, ये अधिकता है। इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या है, ये अधिकता है। अधिकता है मतलब ऋण आवेश। तो ऋण आवेश पर जो बल लगता है, वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। तो दिशा किधर हो जाएगा, तो जो दिशा हो जाएगा पश्चिम की ओर। बल की दिशा क्या हो जाएगा, पूर्व की उल्टा क्या हो जाएगा, पश्चिम की ओर। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज की क्लास में जितने भी सवाल बताए गए आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर थोड़ा कोई सवाल में दिक्कत है तो उसका वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखोगे तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक ना। तो ये रहा न्यूमेरिकल की आज की तीसरी क्लास। अब एक और न्यूमेरिकल की आपको क्लास मिलेगी, चौथी क्लास, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर के 40 तक, ठीक है, 30 से लेकर के 40 तक जितने भी न्यूमेरिकल बचे हैं सब न्यूमेरिकल को बारी बारी से लगाएंगे और उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोगों को ये चारों वीडियो आप न्यूमेरिकल की बढ़िया से देख लेंगे और आपको तब जा कर के न्यूमेरिकल में जो डर है वह डर काफ़ी न्यूमेरिकल से काफ़ी दूर हो जाएगा। और ये सही बताऊँ ना, मैंने इसलिए चूज किया हुआ है A to Z न्यूमेरिकल बताने को, ताकि आपका न्यूमेरिकल से जो डर है वह न्यूमेरिकल से डर काफ़ी कम रहे। ठीक है, तो फिर ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। अगर लग रहा है कि मैं आपके लिए अच्छा काम कर रहा हूँ तो आप इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों तक शेयर करिए, ताकि मुझे जो मैं काम कर रहा हूँ उस काम के लिए मुझे और ऊर्जा मिलती रहे। ठीक है, तो इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप बढ़िया से पढ़ाई भी करेंगे और आपको चैनल अच्छा लग रहा होगा और चैनल को दूर दूर तक आप फैलाते रहोगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।